चैप्टर्स 297, 298, 299, 300। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 297, इंस्टेंट सक्सेस गू। यिन क्लाउड गू। सीक्रेट रूम में फैंग युआन गड्डी पर बैठा हुआ था और आगे उंगली करते हुए बुदबुदाया। अचानक एक गू उसके अपचर से रोशनी की तरह चमक कर बाहर निकला। जैसे ही वो सामने आया, वो हल्का सा फटा और एक गहरे काले बादल में बदल गया। ये बादल तेजी से नीचे उतरा, अपने आप में ही घूमते हुए, और पलक झपलते ही जमीन पर आ गया और फैंग युआन को बादल की परत के ऊपर बिठा दिया। फैंग युआन काले बादल पर बैठा था। ये गड्डी से भी ज्यादा नरम था, लेकिन थोड़ा ठंडा था। वो हैरान नहीं हुआ, अपनी इंडेक्स फिंगर हवा में उठाते हुए बोला, यांग क्लाउड गू। एक सफेद रोशनी हवा को चीरती हुई निकली और सफेद धुएं में फट गई। जैसे ही सफेद बादल बना, वो ऊपर उठना चाहता था, लेकिन उसने फैंग युआन के नीचे काले बादल को महसूस कर लिया। दोनों बादल की पैटर्न में एक अनदेखी सी अट्रैक्शन थी। काले और सफेद बादल अंदर ही अंदर घूमते रहे, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। एक फैंग युआन के नीचे था, जबकि दूसरा उसके सर के ऊपर। गहरा बादल सियाही जैसा था, जबकि सफेद बादल झाग जैसा, और जब दोनों मिले तो बिजली पैदा होने लगी। नीले रंग की बिजली के निशान तेजी से दोनों बादलों के बीच चमकने लगे। शुरू में एक या दो हाइदर, लेकिन जल्दी वो बढ़ने लगे। उनकी गिनती बढ़ती गई और कुछ ही सांसों में उन्होंने एक बिजली का मैदान बना लिया। फैंग युआन ने पहले हाई कैनोपी गू एक्टिवेट कर लिया था। उसका शरीर एक सफेद कवच से ढका हुआ था। उसी वक्त उसने ऑल आउट एफर्ट गू भी एक्टिवेट किया और आराम से अपना हाथ फैलाया, और एक जंगली सूअर का फैंटम उसके पीछे प्रकट हुआ, जो हवा में एक विशाल सूअर की छवि बन गया। क्रैक क्रैक। जैसे हाई सूअर का फैंटम सामने आया, बिजलियां खून की तरफ अट्रैक्ट होने वाली शार्क्स की तरह उसकी तरफ लपकी। एक पाल में सूअर का फैंटम बुरी तरह दब गया, एक चक्की के पत्थर के साइज का हो गया। बिजली उसके शरीर में घूम रही थी, जैसे गहरी नीली जंजीरों ने उस जकड़ रखा हो। बाकी की बिजली फैंग युआन के शरीर से टकराई, लेकिन सफेद कवच ने उस रोक लिया। फैंग युआन ने ऑल आउट एफर्ट गू को वापस ले लिया, लेकिन ये सूअर का फैंटम गायब नहीं हुआ। जैसे पिंजरे में बैंड एक पंछी मजबूती से फंसा हुआ था। बिजली के पिंजरे के लगातार हमले के नीचे सूअर का फैंटम गायब होने के लक्षण दिखाने लगा। बिजली, जिसमें डिस्ट्रक्शन और प्यूरिफिकेशन एक साथ थे। तूफान के बाद नया जीवन उगता है। बिजली की शक्ति डिस्ट्रक्शन में माहिर थी, और यूएस में डिस्ट्रक्शन लॉ का एक टुकड़ा था। इस वक्त फैंग युआन यिन यांग डुअल क्लाउड गू का इस्तेमाल करके बिजली इकट्ठा कर रहा था, ताकि वो अपने एक जंगली सूअर की ताकत को हटा सके। इस ऑक्शन को 3 दिन हो चुके थे। बेशक यिन यांग डुअल क्लाउड गू रैंक 3 का था, लेकिन ये एक मामूली गू था जिसे दुकान से खरीदा गया था। इसके अलावा उसने कुछ और सामान भी खरीदा, और एक बार फेल होने के बाद उसने ईटिंग वंस वर्ड्स गू को रिफाइन किया और अपने ऊपर लगे पॉइजन वाव गू को हटा दिया। फैंग युआन ने एक बार किंग माओ पहाड़ पर ब्लैक एंड व्हाइट बॉर गू का इस्तेमाल किया था, 2 सूअरों की ताकत हासिल करने के लिए। रैंक 3 का ऑल आउट एफर्ट गू एक बार में सिर्फ एक हाई बीस्ट फैंटम बुला सकता है। जब ये रैंक 4 तक पहुंच जाएगा, तब और भी मजबूत बीस्ट फैंटम्स अवेलेबल होंगे। इसलिए 2 सूअरों की ताकत बेकार और रिपेटिटिव होगी। ए फ्लैट जब फैंग युआन के पास एक्स्ट्रा पैसे थे, उसने अपने शरीर को ऑप्टिमाइज करने का फैसला किया। इस सूअर के फैंटम से छुटकारा पाने में कुछ वक्त लगेगा, कम से कम 19 दिन। यिन यांग डुअल क्लाउड गू का मिलकर बिजली बुलाना सबसे आम और सस्ता तरीका था। बीस्ट फैंटम्स एक इंसान के शरीर में छुपे हुए लो के टुकड़े होते हैं। उनसे छुटकारा पाने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। फैंग युआन ने ध्यान से यिन क्लाउड गू और यांग क्लाउड गू का इस्तेमाल किया। दोनों बादल तेजी से घूम रहे थे, जैसे डूमोट कार्पेट्स ने पूरे सीक्रेट रूम को भर दिया हो। एक सफेद बादल ने छत को ढक लिया, एक काले बादल ने फर्श को ढक लिया। बीच में बिजली कड़क रही थी। नीली बिजली की लकीरें दोनों बादलों को जोड़ रही थी और सूअर के फैंटम को फंसाए हुए थी, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक हल्की क्रैक क्रैक की आवाज, जो जोर की गरज से अलग थी, लगातार सुनाई दे रही थी। इस सूअर के फैंटम से छुटकारा पाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अब फैंग युआन ने एक और गू को बुलाया। ये गू एक ड्रैगन फ्लाई जैसा था, 3 जोड़ी पंख, हथेली के साइज का। इसके 4 रंग जो शान से चमक रहे थे, जेड ग्रीन, सफायर ब्लू, गोल्ड और चमकदार लाल। ये था इंस्टेंट सक्सेस गू। इसके शरीर में समय का डाउ मार्क था। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये समय की गति को तेज कर सकता था। ये एक रैंक 4 का कंज्यूमेबल गू था। फैंग युआन ने अपना दिमाग 3 हिस्सों में बांटा, यिन यांग डुअल क्लाउड गू को कंट्रोल करते हुए,
अपनी प्राइमेवल एसेंस को एक्टिवेट किया और यूज इंस्टेंट सक्सेस गू में डाल दिया। उसका प्राइमेवल सी का लेवल तेजी से गिरा 80, 70, 60%। इंस्टेंट सक्सेस गू एक रैंक 4 गू था। उसके रैंक 3 इनिशियल स्टेज कल्टिवेशन के साथ फैंग युआन के लिए इसे एक्टिवेट करना मुश्किल था। जब उसकी हल्की चांदी जैसी प्राइमेवल एसेंस 30% तक गिर गई, फैंग युआन ने प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल रोक दिया और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस धीरे से खोला, जिससे कुदरती एसेंस बाहर निकली, जो तुरंत फैंग युआन की ऑरा से इन्फेक्ट होकर उसकी हल्की चांदी की प्राइमेवल एसेंस बन गई। उसका प्राइमेवल सी लेवल बढ़ने लगा 40, 50, 60%। यही चीज बार बार दोहराने के बाद जब उसका प्राइमेवल सी लेवल कई बार गिरा और उठा, तब जाकर इंस्टेंट सक्सेस गू आखिरकार पूरा भर गया और एक्टिवेट होते ही उसने एक कमाल का लाइट शो दिखाया। ये रंगीन रोशनी यिन यांग डुअल क्लाउड गू और बीस्ट फैंटम पर पड़ी, जिससे पूरा सीक्रेट रूम एक रेनबो के रंग में रंग गया। सुअर के फैंटम के खत्म होने की रफ्तार बढ़ गई। पहले तो खत्म होने की स्पीड नंगी आंखों से देखना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अब जैसे पहाड़ से नीचे लुढ़कता हुआ बर्फ का गोला, स्पीड बहुत तेजी से बढ़ गई। 10 से ज्यादा सांस लेने के वक्त के बाद जंगली सुअर का फैंटम पूरी तरह से नाश हो चुका था। कंफर्म करने के बाद फैंग युआन ने जल्दी से इंस्टेंट सक्सेस गू का इस्तेमाल बैंड कर दिया और अपने यिन यांग डुअल क्लाउड गू को रख लिया। वो यिन यांग डुअल क्लाउड गू को दुकान में वापस कर सकता था पर्पल थॉर्न टोकन के साथ, जब तक 3 दिन के अंदर हो। फैंग युआन गू वापस करके उतने ही पैसे वापस ले सकता था जितने उसने दिए थे। ये लोगों से गू उधार लेने से ज्यादा सुरक्षित था और उस कोई नुकसान भी नहीं होता। अगर वो गू उधार लेता तो पहल उनके हाथ में होती। सिर्फ एक सोच से वो पाल भर में गू वापस ले सकते थे और फैंग युआन कुछ नहीं कर पाता। और जहां तक इंस्टेंट सक्सेस गू की बात है, जब रोशनी जितनी हो सके धीमी कर दी गई, उसके 3 जोड़ी पंखों में से सिर्फ 2 बचे थे और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। एक बार इस गू का इस्तेमाल हो जाए तो यूज रोका नहीं जा सकता। रोशनी लगातार चमकती रहेगी और समय को उसके हिसाब से तेज करती रहेगी। फैंग युआन का रोशनी की इंटेंसिटी कम करना सिर्फ उसके बचे हुए समय को थोड़ा लंबा कर सकता था। एक बार और फैंग युआन ने अपने बचे हुए समय का फायदा उठाया। इसके बाद उसने गैलपिंग हॉर्स स्ट्रेंथ गू को एक्टिवेट किया। ये गू रैंक 3 का था, जो एक गू मास्टर के शरीर को मॉडिफाई करके उसके लिए एक घोड़े की ताकत का फैंटम बना सकता था। गैलपिंग हॉर्स स्ट्रेंथ गू के प्रभाव में फैंग युआन के शरीर में झंझनाहट होने लगी, क्योंकि स्ट्रेंथ लॉ का टुकड़ा उसके शरीर में बसने लगा था। इस प्रोसेस में आमतौर पर 2 से 3 महीने लगते थे। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन अब फैंग युआन के पास अभी भी इंस्टेंट सक्सेस गू था। उसने गहरी सांस ली, इंस्टेंट सक्सेस गू पर लगी बंदिशें हटा दी और एक चमकदार रोशनी तुरंत यूएस पर पड़ी। झंझनाहट का एहसास एकदम से बढ़ गया। 2-3 महीनों की वो तकलीफ उस पर टूट पड़ी, एक दर्दनाक झंझनाहट में बदल गई। फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए। 5 मिनट बाद उसका शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन घोड़े की ताकत का फैंटम उसके शरीर में सफलतापूर्वक जात पकड़ चुका था। एक सुअर की ताकत हटाने के बाद उसने एक घोड़े की ताकत जोड़ ली। इंस्टेंट सक्सेस गू की रोशनी फिर से धीमी हो गई। इस प्रोसेस में उसने एक और पंख खो दिया था। अब उसके पास सिर्फ एक जोड़ी पंख और आधा टुकड़ा बचा था, लेकिन फैंग युआन ने इससे भी बड़ी कीमत चुकाई थी। इंस्टेंट सक्सेस गू का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, वो ये कि इस थोड़े से समय में उसने अपनी जिंदगी के 3 महीने खो दिए थे। एक बार और फैंग युआन ने अपना पसीना पोंछा, अपने शरीर के तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए, और फिर से गू का इस्तेमाल किया। उस अपने समय का पूरा फायदा उठाना था। जब तक इंस्टेंट सक्सेस गू अभी भी था, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना था। ग्रीन बुल लेबर गू। चमकदार रोशनी फिर से उसके शरीर पर पड़ी। फैंग युआन ने दांत पीस लिए, उसकी भौहें कसकर जुड़ गई। इस बार का दर्द पहले से भी ज्यादा था, जैसे विशाल लहरें किनारे से टकरा रही हैं। फिर से 5 मिनट, लेकिन इस बार सहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आखिरकार फैंग युआन के इरादे के दम पर उसने इस दौर को पार कर लिया। उसके शरीर ने एक सांड की ताकत हासिल कर ली। इंस्टेंट सक्सेस गू के ऐब 2 पंख बचे थे, दोनों फेट हुए और टूटे हुए। उसका पूरा ड्रैगनफ्लाई जैसा शरीर पारदर्शी होता जा रहा था, जैसे हवा में तैरता हुआ एक होलोग्राम। फैंग युआन को एक तेज सर दर्द महसूस हुआ। उसके कानों में घंटी बज रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बस थोड़ा हाई टाइम बचा है। उसने गहरी सांस ली, खुद को फोकस करने के लिए मजबूर किया और स्टोन टर्टल स्ट्रेंथ गू को एक्टिवेट किया। लेकिन इस बार प्रोसेस सिर्फ आधे समय तक ही चला कि रोशनी धीमी हो गई और गायब हो गई, क्योंकि इंस्टेंट सक्सेस गू का समय खत्म हो चुका था।
रोशनी के गायब होने के बाद सीक्रेट रूम पूरे अंधेरे में डूब गया। प्राइमेवल सी में 30% से भी कम प्राइमेवल एसेंस बची थी, लेकिन हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की मदद से वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस एक रैंक 3 गू था। यह फैंग युआन की प्राइमेवल एसेंस को रिकवर करने में एक बहुत ही शक्तिशाली सहायक था। फैंग युआन ने गहरी सांस छोड़ी। थकान उस पर हावी हो रही थी, जैसे उसके पूरे शरीर को निचोड़ लिया हो। बेशक वो गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसका शरीर डगमगा रहा था और उस बैठने में भी मुश्किल हो रही थी। इस इंस्टेंट सक्सेस गू को एक्टिवेट करने में उसकी आधे साल की जिंदगी चली गई। ये एक भारी कीमत थी, लेकिन वो सूअर के फैंटम को हटाने में कामयाब रहा और एक सांड, एक घोड़े और आधे कछुए की ताकत हासिल कर ली। खैरियत थी, वो अभी भी जवान था, उसके पास खर्च करने के लिए काफी उम्र थी। फैंग युआन की लड़ने की ताकत तेजी से बढ़ गई। एक दिन बाद बैटल स्टेज पर फैंग युआन का तीसरा मैच था। डिंग, घंटी ने लड़ाई के शुरू होने का ऐलान किया। मैं हार मानता हूं, उसके ओपोनेंट ने चिल्लाया और लड़ाई खत्म कर दी। इस तरह फैंग युआन ने अपनी तीसरी जीत हासिल की। 5वें इनर सिटी में उसने लगातार 30 लड़ाइयां जीती, 30 नेट विन्स और चौथे इनर सिटी में पहुंच गया। इस नतीजे से कोई हैरान नहीं हुआ। 5वें इनर सिटी बैटल स्टेज के गू मास्टर्स ने यूज जाते हुए देखा और राहत की सांस ली। दे ये सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा, टाई डाओकू ने गंभीर चेहरे से कहा। उसका रवैया एकदम पक्का था। बस एक छोटी सी बात है, टेंशन मत लो। भाई टाई, अब तुम्हारा क्या प्लान है? उसके दोस्त ने मुस्कुराकर कहा। टाई डाओकू ने एक दृढ़ चेहरा दिखाया। गू यू फैंग झेंग मेरा टारगेट है, मेन यूज गिरफ्तार करने तक नहीं रुकूंगा। मेन शैंक क्लैन के बैटल स्टेज में हिस्सा लेने जा रहा हूं। अपने दोस्त को अलविदा कहने के बाद टाई डाओकू अकेले बैटल जोन में आया, लेकिन एक बुरा सपना सुना। क्या फैंग झेंग चौथे इनर सिटी चला गया? लानत है! टाई डाओकू ने अपनी मुट्ठी भींच ली, गुस्से में बोला। फैंग झेंग, तुम्हें क्या लगता है तुम बच सकते हो? HMPH, अगर तुम चौथे इनर सिटी गए हो तो मैं भी जाऊंगा। तीसरे इनर सिटी की तो बात ही छोड़ दो, पर क्या तुम्हें लगता है 5वां इनर सिटी मुझे रोक सकता है? मुझे जल्दी करनी होगी, मैं आज ही अपना पहला मैच खेलूंगा। मैंने आइस क्रिस्टल गू को अपने विटल गू के रूप में रिफाइन किया है। साथ में वाइटैलिटी गू है ताकि आइस क्रिस्टल की एनर्जी के बैकलैश से बच सकूं। इस तरह मेरा कोर पूरा हो गया है। क्लोस रंगे के लिए मेरे पास आइस एज गू है, और लॉन्ग रंगे के लिए क्या मुझे स्नोबॉल गू इस्तेमाल करना चाहिए या आइसिकल गू? बाइनिंग बिंग रास्ते में चलते हुए सोच रही थी। बैटल स्टेज पर पहुंचकर वो अपने ख्यालों में गुम थी। ये तुम हो? टाई डाओकू ने बाइनिंग बिंग को स्टेज पर आते देखा और चौंकने के बाद खुशी से चिल्लाया, बहुत बढ़िया। भगवान की भी क्या लीला है, पहले ही मैच में मुझे तुमसे मिलवा दिया। बाइनिंग बिंग ने यह सुना और अपनी खूबसूरत नीली एड़ी उठाई और अपने आम ठंडे लहजे में बोली, तुम कौन हो? चैप्टर 298, बाइनिंग बिंग vs टाई डाओकू। सच कहूं तो बाइनिंग बिंग को पता ही नहीं था कि टाई डाओकू कौन है। जब फैंग और बाई ने किंग माओ पहाड़ छोड़ा था, टाई डाओकू और उसकी टीम लगातार उनके पीछे थे। यहां तक कि बाइगू पहाड़ के इनहेरिटेंस के दौरान भी आखिरी लड़ाई में टाई डाओकू शामिल नहीं था, ना हाई फैंग और बाई उससे माइल थे। कुछ समय पहले तक, जब टाई डाओकू और बाई क्लैन शैंक क्लैन सिटी आए, तभी उसने फैंग युआन को पहली बार देखा था। लेकिन उसके बाद फैंग युआन ने उन्हें शीजी रेस्टोरेंट में फंसाया, और एक बातचीत के बाद बाई क्लैन ने अपना सब कुछ देकर 5 लाख दे दिए और भाग गए, टाई डाओकू को पीछे छोड़कर, जिसे शीजी रेस्टोरेंट ने गिरफ्तार कर लिया और दरवाजे के बाहर गार्ड बनने पर मजबूर कर दिया। बाइनिंग बिंग को उसके अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन टाई डाओकू ने बाइनिंग बिंग को पहचान लिया। बाई क्लैन के अरेस्ट वारंट से उसने उनकी शक्लें अपने दिल में गहराई से उतार ली थी। फ्लैट जब उसने बाइनिंग बिंग को देखा तो वो जोश से भर गया। ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है, भगवान की एगी है, मुझे इतनी जल्दी बदला लेने का मौका दिया। लेकिन उसके जोश के बाद आग बबूला गुस्सा आया। बाइनिंग बिंग के तुम कौन हो ने टाई डाओकू के अंदर के गुस्से, नफरत, अपमान और शिकायत को ट्रिगर कर दिया, जो एक ज्वालामुखी से पिघले हुए लावे की तरह बाहर निकल पड़ा। तुम कातिल, मेरे यंग मास्टर को मार दिया, जिसकी वजह से मैं मरते मरते बचा और मुझे एक कोठे का गार्ड बनने पर मजबूर होना पड़ा। एक दोस्त ने मुझे देख लिया और मेरी इज्जत चली गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो, और तुम जानती भी नहीं कि मैं कौन हूं। टाई डाओकू गुस्से में चिल्लाया, उसका गला चिल्लाने से लाल हो गया और उसके शरीर से जबरदस्त मारने का इरादा फूट पड़ा। डिंग!
लड़ाई शुरू हुई और टाई डाओकू ने बिना हिचकिचाए बाइनिंग बिंग की तरफ लपका। अपने दुश्मन का तेज मारने का इरादा महसूस करते हुए बाइनिंग बिंग ने उंगली सिकुड़ी और ठंडी सांस लेते हुए वो भी उसकी तरफ दौड़ी। दोनों तेजी से एक दूसरे के करीब आए, लगभग पाल भर में एक दूसरे के सामने आ गए। आयन हैंड गू, हैंड ब्लेड गू। एक पाल में टाई डाओकू के हाथ लोहे के हो गए और उसकी हथेलियों के किनारे तेज धार बन गए। आइस एज गू। बाइनिंग बिंग ने अपनी हथेलियों को जोड़ा और फिर अलग किया, तुरंत ही साफ बर्फ की एक तलवार बना ली। क्लैंग। एक तेज आवाज आई और लोहे की हाथ तलवार बर्फीली तलवार से टकराई। दोनों ने तलवारें क्रॉस की और जब वो 5-6 कदम आगे बढ़े, बाइनिंग बिंग ने अपनी कमर घुमाई और कलाई झटकी। 3 बर्फ के तीर टाई डाओकू की पीठ की तरफ उड़े। टाई डाओकू गुर्राया, जबरदस्ती अपने शरीर को घुमाया और अपनी हथेलियों को घुमाकर बर्फ के तीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर से तेजी से बाइनिंग बिंग की तरफ लपका। बाइनिंग बिंग की निगाहें गंभीर हो गईं। अस छोटी सी टक्कर के बाद वो समझ गई थी कि ये एक खतरनाक दुश्मन था। बहुत अच्छा, मैं इसे अपने गू सेट की क्वालिटी जांचने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। बाइनिंग बिंग का लड़ने का जोश बढ़ गया। वो फैंग युआन जैसा अजीब मखलूक नहीं थी, इतने बड़े अनुभव के बिना वो सिर्फ खुद से ट्री और एरर कर सकती थी। बैटल स्टेज में एंटर करना एक तो प्राइमेवल स्टोन्स कमाने के लिए था और दूसरा अपने खुद के गू वॉर्म्स का एक अनोखा सेट डेवलप करने के लिए। स्विफ्ट शैडो गू। इस समय टाई डाओकू की स्पीड बढ़ गई, उसने अपने पीछे परछाइयों का एक निशान छोड़ा जैसे कि एक पूंछ हो। उसके एक्सेलरेशन ने उस एक पाल में बाइनिंग बिंग तक पहुंचा दिया। इतनी तेजी, बाइनिंग बिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। टाई डाओकू ने पहले ही अपने दोनों हाथ फैला दिए थे, उन्हें अपने सर के ऊपर ऊंचा उठाया, फिर नीचे की तरफ चीरा, एक कुल्हाड़ी की तरह, बाइनिंग बिंग पर वार करने के लिए। टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा ने बाइनिंग बिंग के चांदी जैसे बालों को हवा में उड़ा दिया और उसके चेहरे पर एक ठंडक महसूस हुई। दोनों हाथ बाइनिंग बिंग की नजरों में दो तेज धरों की तरह फैल रहे थे। टाई डाओकू ने पहले आयन हैंड गू का इस्तेमाल किया, फिर हैंड ब्लेड गू का इस्तेमाल करके अपनी हथेली के किनारों को तलवार जैसा तेज बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके फोआर्म के दोनों तरफ भी कुंडी धारें बन गई थी। टाई डाओकू का हमला मजबूत और भारी था, बेजोड़ तेज धार के साथ, यहां तक कि एक बड़ा पत्थर भी तोड़ा जा सकता था। एक नाजुक इंसानी शरीर की तो बात ही क्या। अपने आइस मसल्स जेड बोन्स के बावजूद बाइनिंग बिंग ने इसे आमने सामने लेने की हिम्मत नहीं की, बचने पर मजबूर हो गई। बाइनिंग बिंग अपनी बर्फीली तलवार से बचाव करते हुए पीछे हटी। टाई डाओकू ने अपने हाथों को घुमाया, जैसे चलती हुई पवन चक्की, अपनी हाथ तलवारों से यूएस पर वार करते हुए। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। बर्फीली तलवार और हाथ तलवार टकराई और लगातार तेज आवाज निकलती रही। बाइनिंग बिंग ने एक और बर्फीली तलवार बनाई, दोनों हाथों में तलवारें लिए वो पीछे हटती गई और टाई डाओकू के गुस्से भरे हमले को रोकती रही। आइस एज गू, रैंक 2 आइस ब्लेड गू का एडवांस वर्जन था, इसका शरीर ज्यादा कठोर और धार ज्यादा तेज थी। लेकिन टाई डाओकू भी रैंक 3 गू का इस्तेमाल कर रहा था, आयन हैंड गू और हैंड ब्लेड गू के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें हैंड ब्लेड गू उसके पूरे गू सेट का कोर था। एक पाल में बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, क्योंकि बर्फीली तलवार दरारों से भर गई थी। टाई डाओकू ने एक लोहे की तलवार का टॉर्नेडो बना दिया, वो बाइनिंग बिंग से उम्र में बड़ा और ज्यादा अनुभवी था। अपने गुस्से को निकलते हुए उसने बिना रुके हमला किया, बाइनिंग बिंग को 100 कदम से ज्यादा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। टाई डाओकू को टाई क्लैन के यंग मास्टर ने चुना था और वो उसके राइट हैंड मन के रूप में काम करता था, उसके पास जरूर कुछ खास काबिलियत होनी ही थी। अगर वो टाई क्लैन का यंग मास्टर भविष्य में क्लैन लीडर बन जाता, तो टाई डाओकू वे यांग की तरह क्लैन में एक एल्डर के पद पर प्रमोट हो जाता। बाइनिंग बिंग बुरी तरह से दबाव में थी, अगर ये चलता रहा तो उसका हारना पक्का था। उसके शरीर पर कई कट्स लगे थे और खून बह रहा था। ये ऐसे नहीं चल सकता। फ्रॉस्ट ब्रेथ गू। बाइनिंग बिंग ने अपनी प्राइमेवल एसेंस को एक्टिवेट किया, उन्हें अपनी जीभ में डालते हुए। उसकी जीभ पर एक चे कोना बर्फ के फूल का निशान था, यह फ्रॉस्ट ब्रेथ गू की पहचान थी। उसके गाल फूल गए और उसने एक ठंडी हवा का झोंका छोड़ा। हल्की नीली बर्फीली हवा ने टाई डाओकू को घेर लिया, जिससे उसके हाथ और आधे सीने पर बर्फ की एक परत जम गई। ठंडक ने उस पर हमला किया, टाई डाओकू कांप गया, जैसे उस पर गर्मियों में एक बल्टी बर्फीला पानी डाल दिया गया हो, जिससे उसके हमले धीमे हो गए। बाइनिंग बिंग तेजी से पीछे कूदी, टाई डाओकू से दूरी बना ली। टाई डाओकू अभी भी उसके करीब आना चाहता था, लेकिन बाइनिंग बिंग यूज ये मौका क्यों देती। आइसिकल गू। स्नोबॉल गू। कई बर्फ के तीर और बर्फ के गोले बने,
टाई डाओकू की तरफ फायर हुए, अस पर तूफान की तरह हमला करते हुए, जिससे टाई डाओकू का हमला जबरदस्ती रोक दिया गया। बाइनिंग बिंग ने राहत की सांस ली। टाई डाओकू का मोमेंटम टूट गया था और उसने आखिरकार अपनी सांस संभाली। ये आदमी साफ तौर पर लॉन्ग रंगे में कमजोर है और क्लोज रेंज में माहिर है, लेकिन मैं तलवारबाजी में कैसे हार सकती हूं? आइस क्रिस्टल गू। बाइनिंग बिंग घमंडी और गर्व से भरी थी। उसके चांदी जैसे बाल लहराए और उसकी नीली ऊन से एक तेज रोशनी निकली। पहले के कट से खून बहना बैंड हो चुका था। यह आइस मसल्स का खून रोकने का असर था। आइस क्रिस्टल गू बाइनिंग बिंग का वाइटल गू था। जैसे हाई एक्टिवेट हुआ, पानी के जमने की आवाज बाइनिंग बिंग के पूरे शरीर में सुनाई दी। उसका मांस और खून गायब हो गया, एक हीरे जैसे क्रिस्टल रूप में बदल गया। एक नजर में वो एक बर्फ की मूर्ति जैसी लग रही थी। उसके चेहरे के भाव गायब हो गए, उसका ठंडा चेहरा और भी भावहीन हो गया। उसकी ईंट झपकाना बैंड हो गई और उसकी ईंट की सतह पर एक मोती पारदर्शी बर्फ की परत थी। उसका शरीर थोड़ा बढ़ गया, उसकी लंबाई 2 से 3 इंच बढ़ गई और उसकी पूरी ऑरा में एक हावी होने वाली ठंडक थी। टाई डाओकू के पहले के भयानक हमलों ने यूज आइस क्रिस्टल गू एक्टिवेट करने का समय नहीं दिया, लेकिन अब आखिरकार वो कर सकी। जब गू मास्टर्स गू का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मल्टीटास्क करना पड़ता है, चाहे लड़ाई हो या रिफाइनमेंट। यही होता था। यहां तक कि मजबूत फैंग युआन भी एक बार में 3 चीजें बिना गलती के कर सकता था। वो अपने दिमाग को लंबे समय तक 4 हिस्सों में नहीं बांट सकता था, वर्ण गलतियां होती। पहले बाइनिंग बिंग ने अपना पूरा ध्यान टाई डाओकू के हमलों पर लगा रखा था। वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट थी और कुछ और नहीं सोच सकती थी। अगर वो इस दौरान अपना आइस क्रिस्टल गू एक्टिवेट करती तो वो जरूर डिस्ट्रैक्ट हो जाती और एक कमजोरी दिखा देती। अगर टाई डाओकू ने उसका फायदा उठाया होता तो परिणाम गंभीर होते। कोई भी बदलाव करने के लिए ध्यान की जरूरत होती है, इसके विपरीत वही चीज करने के लिए सिर्फ एक सोच की जरूरत होती है। ए फ्लैट मेरी बारी है, उसने हल्के से कहा। बड़े कदम उठाए और एक ठंडा मारने का इरादा लिए टाई डाओकू पर झपट्टी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, दोनों टकराए और अपने हमले शुरू कर दिए। हमले का जवाब हमले से। बाइनिंग बिंग ने अपनी बर्फीली तलवारों को पकड़ा और उन्हें घुमाया, जबकि टाई डाओकू ने अपने हाथों को तलवार की तरह इस्तेमाल किया, जो ज्यादा चुस्त और लचीले थे। कुछ ही सांसों में उन्होंने 100 से ज्यादा हमले किए। सफेद बर्फीली तलवार और काली स्टील की हाथ तलवार बिजली की तेजी से टकराए, लगभग एक धुंधले काले और सफेद सिलुएट में बदल गए। आसपास के दर्शक ज्यादा नहीं थे। ये देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और हैरान रह गए। बराबर की टक्कर। बाइनिंग बिंग आइस क्रिस्टल में बदल चुकी थी। उसका शरीर सख्त बर्फ का बना था। जब टाई डाओकू उस पर वार करता तो वो बर्फ पर सिर्फ एक छोटा सा निशान बना पाता। इसके विपरीत टाई डाओकू के पास एक बहुत ही शानदार डिफेंसिव गू था, जिससे वो एक काले लोहे का आदमी बन गया था। जब बर्फीली तलवारें यूएस पर पड़ती तो वो सिर्फ काटने के निशान बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे टाई डाओकू पर दबाव बढ़ने लगा। बाइनिंग बिंग ने बचाव करना बैंड कर दिया था और हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए उसके हमले तेजी से और भी तेज हो रहे थे। ये लड़की लड़ाई के बीच में इतना सुधार कर रही है। इसके पास इतनी गजब की लड़ने की प्रतिभा है। ये मुझे अपने तलवारबाजी को सुधारने के लिए प्रैक्टिस डमी की तरह इस्तेमाल कर रही है। टाई डाओकू अपने दिल में हैरान था। वो बाइनिंग बिंग के हमलों को महसूस कर सकता था, जो दबाव में और भी सुधर रहे थे और सटीक हो रहे थे, और उनकी ताकत बढ़ रही थी। उसके अंदर के विचारों ने उसके मूवमेंट्स को धीमा कर दिया और आखिरकार बाइनिंग बिंग को हमला करने का मौका मिल गया। एक मौका। बाइनिंग बिंग की एड़ी तेजी से चमकी और उसका दाहिना हाथ टाई डाओकू के दिमाग की तरफ बढ़ा। टाई डाओकू समय पर बच नहीं सका, इसलिए उसका सामना करना पड़ा। उस अपने बचाव पर पूरा भरोसा था। हर क्लोज रेंज गू मास्टर का बचाव कमजोर नहीं होता जब तक उसकी ईंट सलामत रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस समय बाइनिंग बिंग ने अपने अपर्चर में एक गू एक्टिवेट किया। आइस एक्सप्लोजन गू बम। बाइनिंग बिंग के दाहिने हाथ में बर्फीली तलवार जोर से फट गई। इस बदलाव ने टाई डाओकू को चौंका दिया, क्योंकि धमाके की ताकत ने उसके बचाव को चीर दिया। उसने अनजाने में अपनी ईंट बैंड कर ली और एक तेज दर्द ने यूएस पर हमला किया। अरे नहीं, ये एक जाल है। टाई डाओकू का दिल डूब गया। उसके पास लड़ाई का काफी अनुभव था। वो सावधान और हिम्मती था। इसका सामना करते हुए वो घबराया नहीं, बल्कि तेजी से स्विफ्ट शैडो गू का इस्तेमाल करके पीछे हट गया। बाइनिंग बिंग ने ऐसे मौके को जाने नहीं दिया। उसने भी अपना मूवमेंट गू एक्टिवेट किया और उसका पीछा किया, काटते और वार करते हुए। टाई डाओकू उसके मूवमेंट्स सुन सकता था। अपने अनुभव और तेज इंद्रियों से उसने बाइनिंग बिंग के ज्यादातर हमलों को रोक लिया।
लेकिन बाइनिंग बिंग का पलड़ा भारी था। इस समय टाई डाओ कू के लिए इस स्थिति को पलटने की उम्मीद बहुत कम थी। जैसे ही वो पीछे हटा, उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, पाया कि उसकी बाएं आंख अंधी हो गई थी और दाईं आंख बुरी तरह से घायल थी और उसकी नजर लाल रंग में रंगी हुई थी। मैं हार मानता हूं, उसने अपने गले से चिल्लाकर कहा। लड़ाई का फैसला हो चुका है, दोनों पक्ष अब रुक जाएं। मेजबान गू मास्टर ने जल्दी से घोषणा की। बाइनिंग बिंग ठंडे से हंसी और भी तेजी से हमला करने लगी। लेकिन अचानक एक बड़ी अदृश्य शक्ति ने उस और टाई डाओ कू को अलग कर दिया। शैंग क्लैन सिटी के बैटल स्टेज में साफ तौर पर सुरक्षा के उपाय थे। जब तक मेजबान गू मास्टर समय पर प्रतिक्रिया देता और काम करता, जानबूझकर हत्या करना मुश्किल था। HMPH बाइनिंग बिंग ने नाखुशी दिखाई। उसने महसूस किया कि ये शक्ति यूज पकड़े हुए है, उस हिलने नहीं दे रही। यूज रुकना पड़ा। टाई डाओ कू जोर से सांस ले रहा था, अपना बचाव हटाकर जल्दी से खुद को ठीक कर रहा था। उसके पास भी एक हीलिंग गू था, लेकिन वो उसकी बाईं आंख को ठीक नहीं कर सकता था। वो सिर्फ अपनी दाईं आंख की हालत को स्थिर कर सकता था और उस बचाने की कोशिश कर सकता था। ये कमीनी सच में बेशरम है। मैं उसके जाल में फंस गया और मरते मरते बचा। लानत है, बहुत ही नफरत अंगेज है। टाई डाओ कू के दिल में अभी भी डर के साथ गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। चैप्टर 299 चुप कर, मोटे सुअर। ये मैच खत्म हो गया। मैंने अपनी 70% प्राइमेवल एसेंस खर्च कर दी है, सिर्फ 20% बची है। जीत हासिल करने के बाद बाइनिंग बिंग बैटल स्टेज से चली गई। वो चलते चलते अपनी लड़ाई से सीखे सबक को समराइज कर रही थी। वो हर मैच जो लड़ती थी, यूज समराइज करती थी। टाई डाओ कू के साथ आज की लड़ाई, हालांकि उस अफसोस था कि वो यूज मार नहीं पाई, लेकिन उसकी जीत काफी बड़ी थी। अभी जो लड़ाई हुई वो तेज थी, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए ही चली। लेकिन उसने मेरी काफी प्राइमेवल एसेंस खर्च कर दी। सोचा जाए तो मेरे पास ग्रेड एप्टीट्यूड वाली प्राइमेवल एसेंस रिकवरी स्पीड है। एक तेज लड़ाई के दौरान मेरे गू वॉर्म्स का सेट साफ तौर पर प्राइमेवल एसेंस की ज्यादा खपत करता है। कई गू मास्टर्स को अपने गू वॉर्म्स को ऑर्गेनाइज करते वक्त इस पहलू में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। शक्तिशाली गू वॉर्म्स किसे पसंद नहीं थे, लेकिन अक्सर अनगू वॉर्म्स जिनकी क्षमता ज्यादा होती थी, उनकी प्राइमेवल एसेंस की खपत भी ज्यादा होती थी। बेशक ऐसे गू वॉर्म्स जो शक्तिशाली थी और कम प्राइमेवल एसेंस खाते थे, लेकिन वो सभी दुर्लभ गू वॉर्म्स थी और बहुत महंगे थे। बाइनिंग बिंग के पास एक्स्ट्रा पैसे थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वो होशियार थी और अपनी स्थिति को जल्दी समझने के बाद उसने पैसे बचाना शुरू कर दिया। पहले वो पानी की तरह पैसा बहती थी और प्राइमेवल स्टोन्स की कीमत का कोई साफ कॉन्सेप्ट नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्लैन ने उस पालने पोसने में अपनी पूरी कोशिश की थी। ए फ्लैट, वो इस समय के दौरान अपने पैसों की खुद जिम्मेदार थी। उसकी जागरूकता में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। जब फैंग युआन बढ़ रहा था, बाइनिंग बिंग भी हर पहलू में तेजी से सुधार कर रही थी। अच्छा होता अगर मेरे पास फैंग युआन का हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस होता। कम से कम रैंक 3 स्टेज पर प्राइमेवल एसेंस के खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। बाइनिंग बिंग ने यह सोचा और अनिवार्य रूप से यूज जलन का एहसास हुआ। फैंग युआन स्ट्रेंथ पाथ पर चलता था। स्ट्रेंथ पाथ गू सबसे कम प्राइमेवल एसेंस खाते थे और उसके 90% ग्रेड एप्टीट्यूड के साथ उसके पास प्राइमेवल एसेंस का भरपूर स्रोत था। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस उसके हाथों में अपनी असली कीमत नहीं दिखा सकता था, ये बस बंदर के हाथ में नारियल था। क्या हो अगर मेन फैंग युआन से हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस खरीद लूं? बाइनिंग बिंग ने अपना सिर हिलाया, इस अव्यवहारिक सोच को अपने दिमाग से जल्दी से निकल दिया। वो बहुत अच्छे से समझती थी कि फैंग युआन किस तरह का इंसान था। उसने कभी यूज नुकसान उठाते नहीं देखा था। अगर किसी दिन वो उसके हाथों से हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस लड़ पाए, तो ये जरूर एक भारी कीमत चुकाने के बाद होगा। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की मदद के बिना मैं सिर्फ अपने गू वॉर्म्स को कम कर सकती हूं। ध्यान से सोचने के बाद बाइनिंग बिंग ने स्नोबॉल गू को छोड़ने का फैसला किया। स्नोबॉल गू रैंक 3 में एक हाई टियर गू था और उसने इसे एक लॉन्ग रेंज अटैकिंग मेथड के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। लेकिन ये गू काफी प्राइमेवल एसेंस खर्च करता था। अगर वो इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करती तो भी ठीक था, लेकिन एक तेज लड़ाई के बीच में वो सिर्फ एक स्नोबॉल कैसे भेजे सकती थी? 5 से 6 स्नोबॉल्स के बाद उसकी प्राइमेवल एसेंस की खपत बहुत ज्यादा हो जाती। मेन स्नोबॉल गू छोड़ दूंगी और आइसिकल गू रखूंगी। आइसिकल गू भले ही सिर्फ रैंक 2 का हो, लेकिन यह भी दुश्मन को रोक सकता है। अगर मैं इसे आइस एक्सप्लोजन गू के साथ इस्तेमाल करूं तो ये एक खतरा होगा।
आइस एक्सप्लोजन गू एक रैंक 3 गू था जो बर्फ को विस्फोट करके एक तत्कालिक विनाशकारी शक्ति बना सकता था। बर्फ जितनी बड़ी, पुरानी और ठंडी होगी, विस्फोट की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। टाई डाओ कू के खिलाफ लड़ाई में वो अपनी बढ़त इसी आइस एक्सप्लोजन गू की वजह से बना पाई थी। बेशक अगर बर्फ का विस्फोट बाइनिंग बिंग की तरफ फैलता तो उस भी चोट लगती, लेकिन अगर वो अपने शरीर को आइस क्रिस्टल में बदल लेती तो चोटों की गंभीरता एक नीचे स्टार तक गिर जाती। अभी हुई शानदार लड़ाई के बारे में सोचते हुए बाइनिंग बिंग ने उत्साह से अपने होठे पर जीभ फेरी। एक आम आइस पाथ गू मास्टर डिफेंसिव या फंसाने की केस अहम टाउन का पीछा करता था। सिर्फ फायर पाथ गू मास्टर्स या थंडर पाथ गू मास्टर्स जैसे लोग हाई एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पर फोकस करते थे, लेकिन बाइनिंग बिंग ने इसके बिल्कुल विपरीत किया। इसकी प्रेरणा आइस एक्सप्लोजन गू थी और उसने उम्मीद नहीं की थी कि नतीजे इतने अच्छे होंगे, उसके मूल अनुमान से भी परे। आइस एक्सप्लोजन गू शानदार है और लड़ाई में बहुत प्रभावी है, मैं बाद में इसका पूरा इस्तेमाल करना जारी रखूंगी। बाइनिंग बिंग ने अंदर हाई अंडर प्लान बनाया। वो पहले एक सीधे और सरल फाइटिंग स्टाइल की पक्षधर थी, उग्र और तेज, अपनी बर्फीली हवा से सब कुछ काट देती थी। लेकिन फैंग युआन के साथ लगातार संपर्क में रहने के बाद वो प्रभावित हुई थी और अब उस धोखाधड़ी वाले मूव्स करने में रुचि थी। यूज इस दुनिया की हर शानदार चीज में रुचि थी। आइस क्रिस्टल गू, आइस एज गू, आइसिकल गू, आइस एक्सप्लोजन गू, क्या ये सेट फैंग युआन को हरा सकता है? बाइनिंग बिंग ने इस पर विचार किया, फैंग युआन को अपना नंबर 1 काल्पनिक दुश्मन मानते हुए। फैंग युआन स्ट्रेंथ पाथ पर चलता है, उसके पास ऑल आउट एफर्ट गू है और वो क्लोज कॉम्बैट में यूएसबी वाले लड़के से कहीं ज्यादा हावी है। मेरे मौजूदा तरीकों से उस हराना आसान नहीं होगा, जब तक कि मैं अपना किलर मूव वापस हासिल न कर लूं। बाइनिंग बिंग का किलर मूव उसका खुद बनाया हुआ आइस ब्लेड स्टॉर्म था। उसने इसे रिवॉल्विंग गू को व्हर्लविंड गू और आइस ब्लेड गू के साथ जोड़कर बनाया था, जिससे बर्फीली टोर्नेडो बनता था। लेकिन अब बाइनिंग बिंग की दृष्टि बढ़ गई थी, यह मूव अब पुराना हो चुका था। आइस ब्लेड स्टॉर्म रैंक 2 को डरा सकता था, लेकिन रैंक 3 के क्षेत्र में यह घटिया साबित होगा। इन दिनों वो अपने किलर मूव को सुधारने और पॉलिश करने के तरीके सोच रही थी, लेकिन कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा था। यूज अचानक कुछ याद आया और उसकी चाल तेज हो गई। ओह हाँ, आज फैंग युआन की चौथे इनर सिटी में एडवांस होने के बाद पहली लड़ाई है। अगर मैं अभी देखने जाऊं तो ज्यादा देर नहीं हुई होगी। मारो, यूज मार डालो। जुबा, इस लड़के को जल्दी से खत्म कर दो। मुझे तो लगता है जुबा को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और ये फैंग झेंग लड़का खुद ही हार मान लेगा। ही, ये लड़का मुसीबत में है। अपने पहले ही मैच में वो जुबा से टकरा गया जो उसके स्ट्रेंथ पथ को काउंटर करता है। बैटल स्टेज पर काफी भीड़ और शोर था। फैंग युआन के मैच ने काफी दर्शकों को अट्रैक्ट किया है। खैर, बैटल जोन में दर्शक के कल्टीवेशन पर कोई पाबंदी नहीं है। जब तक गू मास्टर के पास पैसे हैं, वो देखने आ सकता है। बाइनिंग बिंग बैटल स्टेज पर पहुंची और अपने आसपास देखने के बाद स्टेज पर कंसंट्रेट किया। ये एक मीडियम स्केल बैटल स्टेज था और जमीन साधारण पत्थर की टाइल्स से बनी थी। फैंग युआन और एक भारी भरकम गू मास्टर जोरों से लड़ रहे थे। दर्शकों की बातों के मुताबिक फैंग युआन का दुश्मन वो जुबा होना चाहिए। जुबा विशाल के था, लगभग 3 मीटर लंबा। उसका पूरा शरीर चर्बी से भरा हुआ था, जिससे उसका सर और हाथ पैर छोटे लग रहे थे। वो धरती के सुमो पहलवानों का एक बड़ा वर्जन लग रहा था। इस दुनिया में चाहे वो गू मास्टर हो या मामूली इंसान, उनकी लंबाई आमतौर पर 2 मीटर से ज्यादा नहीं होती थी। जुबा की लंबाई साफ तौर पर किसी गू वर्म के इस्तेमाल का नतीजा थी। ये काफी नॉर्मल बात थी। कई उड़ने वाले गू मास्टर्स अपनी हड्डियों को खोखला कर लेते थे ताकि वजन कम हो सके। कुछ जमीन के नीचे घुसने वाले गू मास्टर्स बोन श्रिंकिंग गू का इस्तेमाल करके बौने बन जाते थे। इस तरह टनल खोदते वक्त उनकी एनर्जी की खपत बहुत कम होती थी। बाइनिंग बिंग को जुबा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अपने आसपास के दर्शकों की लगातार बातों से वो जुबा के तरीके समझ गई। जुबा एक डिफेंसिव गू मास्टर था। उसके शरीर की चर्बी उसे एक मजबूत डिफेंस देती थी। फैंग युआन जुबा के चारों तरफ घूम रहा था, उस घुसे और लाते मार रहा था। जब जुबा को हमले लगते तो उसके शरीर की चर्बी पानी की लहरों की तरह हिल जाती और हमलों की ताकत को उसके शरीर के सभी हिस्सों में फैला देती थी। फिर एक गू के इस्तेमाल से ये ताकत इकट्ठा की जाती और एक काउंटर शॉक मेथड के जरिए यूज फैंग युआन को वापस भेजे दिया जाता था। सूत्रों के अनुसार जुबा को उसका गू एक डेमोनिक इनहेरिटेंस से मिला था। यह अनिश्चित था क्योंकि उसने कभी अपने पास मौजूद गू की संख्या और उनके नाम नहीं बताए थे। लेकिन
उसके लड़ने का तरीका लोगों को लाचार कर देता था, खासकर स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स के खिलाफ प्रभावी था। फैंग झेंग, आराम कर लो, कोई फायदा नहीं। न तुम्हारे हमलों की 80% ताकत काउंटर शॉक के जरिए तुम्हें वापस भेजे सकता हूं। घूंसों और लातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता, बल्कि तुम ही घायल होगे। क्या तुमने अभी तक ये नहीं समझा? जू बा ने एक हल्की, दबी हुई आवाज में कहा। वो सीधा बैटल स्टेज पर बैठ गया, फैंग युआन को हमला करने दे रहा था। एक अटल उपस्थिति का एहसास डायलेट हुए। सुअर का फैंटम, भौर भालू का फैंटम और मगरमच्छ का फैंटम लगातार फैंग युआन के ऊपर चमक रहे थे। ये वही सीन था जब उसने पहाड़ी मेढक को बुरी तरह पीटा था, लेकिन जूबा बेपरवाह था। आप कितनी भी ताकत इस्तेमाल कर लें, दूसरा आपकी तरफ देखता भी नहीं, ऐसी स्थिति से कौन निराश नहीं होगा? लेकिन फैंग युआन दाता रहा और बिना कुछ कहे जूबा पर हमला करता रहा। मैच शुरू होने से अब तक यही हो रहा था और अब तक 15 मिनट बीत चुके थे। फफ! फैंग युआन ने एक गंदी हवा की सांस छोड़ी और अचानक एक कदम पीछे हटकर अपने हमले रोक दिए। उसके होमों के कोनों से खून निकल रहा था। जू बा से मिली काउंटर शॉक ताकत ने उसके ऑर्गन को झटका दिया था, जिससे उस अंदरूनी चोटें आई थी। उसके पास लोहे की हड्डियां, स्टील के टेंडन्स, कैनपी गूदी और गोल्डन शील्ड गू भी था, लेकिन ये झटका उसके सारे डिफेंस को पार करके उसके अंदरूनी ऑर्गन पर हमला कर रहा था। उसके अंदरूनी ऑर्गन बिल्कुल भी मजबूत नहीं किए गए थे, भले ही वो उन्हीं सेल्फ रिलायंस गू से ठीक कर रहा था, चोटें भरी होती जा रही थी। फैंग युआन ने अपना हमला रोका, काउंटर शॉक फोर्स भी गायब हो गई। कुछ सांस के बाद उसके अंदरूनी ऑर्गन पूरी तरह से ठीक हो गए। हमला फिर से शुरू। उसने एक मजबूत कदम उठाया और अपने हमले शुरू किए। उसके घुसे एक उल्का पिंड की तरह बरसे, अपने साथ हवा की आवाज लाते हुए। जू बा की चर्बी एक बार फिर से हिली, लहरें बनाती हुई और उस वापस भेजती हुई। फैंग झेंग, तुम्हारे पास हीलिंग गू है, लेकिन मेरे पास भी है। तुम हमले का 80% जेएचईएल रहे हो, जबकि मुझे सिर्फ 20% नुकसान हो रहा है। तुम्हारी खपत मुझसे ज्यादा है, बेहतर है कि हार मान लो। जू बा ने समझाना जारी रखा। फैंग युआन सिर्फ हमला करता रहा, बिना कोई जवाब दिए। जब खून फिर से बहने लगा, उसने हमला रोक दिया और आराम करने के लिए सेल्फ रिलायंस गू का इस्तेमाल किया। हालांकि उसने एक सूअर की ताकत को खत्म कर दिया था, उसने बैल की ताकत, घोड़े की ताकत और आधे कछुए की ताकत जोड़ ली थी। सेल्फ रिलायंस गू का असर फ्लैश बोन से आगे निकल गया था। ये स्थिति बनी रही और दर्शक अब बोर होने लगे थे, कुछ तो उबासियां भी लेने लगे थे। बहुत बोरिंग है। मैं सच में सोच रहा हूं कि फैंग झेंग इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। आज जू बा भी कुछ अजीब लग रहा है, उसने अब तक हमला क्यों नहीं किया? क्या ये हमेशा से उसका स्टाइल नहीं रहा? पहले डिफेंड करो और अपने दुश्मन की प्राइमेवल एसेंस और लड़ने की हिम्मत को बर्बाद करो, फिर अपना मूव चलो, अपने दुश्मन को हारा दो। समस्या यहां है, फैंग झेंग के पास बहुत एनर्जी है, वो इतनी देर से बिना नतीजे के हमला कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा भी निराश नहीं लग रहा। वो एक स्ट्रेंथ कल्टिवेटर है, इसलिए उसकी प्राइमेवल एसेंस की खपत भी कम है। यह स्टेलमेट कब खत्म होगा? तुम लोगों को दिख नहीं रहा क्या? जू बा नए लड़के के साथ खेल रहा है। इन शब्दों ने तुरंत आसपास के लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। इन गू मास्टर्स के लिए जो साल भर बैटल जोन में घूमते थे, फैंग युआन सच में एक बहुत ही अनुभवी नया लड़का था। फैंग झेंग, इसको जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम्हारे ऑल आउट एफर्ट गू में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक नए लड़के को सीनियर होकर बुली नहीं करना चाहता। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे गू वॉर्म्स नहीं चुनूंगा। जू बा हौसा। उसने फैंग युआन के हमलों को झेला था, जिसमें सूअर की टक्कर की ताकत, मगरमच्छ की काटने की ताकत और भौर भालू की थप्पड़ की ताकत थी, लेकिन वो अभी भी हंस सकता था। ये किस तरह की ताकत है? वकाई चौथे इनर सिटी में रैंक 8 के लायक। उसकी ताकत असली है। दर्शक सच में प्रभावित थे। चुप कर, मोटे सुअर, फैंग युआन ने अचानक चिल्लाकर कहा। बैटल स्टेज पर सन्नाटा छा गया। चैप्टर 300, फैंग युआन वीएस जू बा 1। उसने सीनियर जू बा को गाली देने की हिम्मत की? ये नया लड़का बहुत घमंडी है। लॉर्ड जू बा, इसे सबक सिखाइए, इसे आसमान और जमीन की गहराइयों का पता चलने दीजिए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दर्शक भड़क उठे। नौजवान, तुम्हें विनम्रता सीखनी चाहिए। मैंने तुम्हें अच्छे इरादे से समझने की कोशिश की। कोई बात नहीं अगर तुम नहीं सुनते, लेकिन तुमने मुझे गाली भी दी। एक इंसान ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है? आखिर में तुम हर जगह दीवारों से टकराओगे और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जू बा ने आह भरी। फैंग युआन जोर से हंसा।
क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो या तुम बस हमला करने से डर रहे हो? ज्यादा चांसेस हैं कि तुम सिर्फ पैसिव तरीके से मेरे हमलों को डिफेंड कर सकते हो। बचाव करते हुए मुझे चोट पहुंचाने की तुम्हारी काउंटर शॉक फोर्स की काबिलियत वाकई कमाल की है, लेकिन ऐसा डिफेंस बनाए रखने के लिए तुम कितने गू कंट्रोल कर रहे हो? कम से कम 3। बचाव करते वक्त हमला करने के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो? मैंने तुम्हारी सारी चालें समझ ली हैं। क्या तुम्हें लगा मैं इन बेवकूफ दर्शकों जैसा हूं? जैसे ही उसने बोला, दर्शक गुस्से में आ गए और चिल्लाने लगे। ये क्या बकवास है? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ कहने की? मेरी समझ तुमसे कहीं ज्यादा है। ये लड़का घमंड से भरा हुआ है। सीनियर जुबा, वो आपकी मेहरबानी को मिट्टी समझ रहा है, कृपया जल्दी से उस सबक सिखाइए। जुबा का चेहरा बदल गया और उसने गंभीर लहजे में कहा, नौजवान, जबकि तुम इतने अज्ञानी हो, मैं तुम्हें सच्चाई सिखाने के लिए एक सबक सिखाऊंगा। ये तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज है। फिर वो हिला। यह मूवमेंट कोई छोटी मोटी हरकत नहीं थी। उसका पूरा शरीर एक विशाल मांस के गोले में सिमट गया और फैंग युआन की तरफ लुढ़कने लगा। उसी समय एक हल्की काली धार की ओरा इस विशाल गोले के चारों तरफ लिपट गई। जैसे ही विशाल गोला लुढ़का, पत्थर की स्लबें फट गईं और पत्थर के टुकड़े उड़ने लगे। कुचलने वाले हमले में तेज धार की ओरा मिल गई, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई, जिसे देखकर लोगों को बचने की इच्छा हुई। आ गया लॉर्ड जुबा का किलर मूव, रोलिंग ब्लेड मीट। गू मास्टर दर्शक उत्साह से चिल्लाए। बाइनिंग बिंग की निगाहें एकाग्र हो गईं। एक मूवमेंट टाइप रोलिंग मीट गू, ब्लेड और अगू के साथ? एक आम इंसान ऐसी शक्ति नहीं निकल सकता, लेकिन जुबा का विशाल शरीर उसकी हमला करने की शक्ति को बढ़ा सकता है। और बर्दाश्त नहीं कर पाया। जुबा के हिंसा से भरे हमले का सामना करते हुए फैंग युआन डरा नहीं बल्कि खुश हुआ। उसके होठों पर पागलपन की एक लकीर बन गई। वर्टिकल क्रैश गू, बॉर फैंटम। अचानक वो सीधा इस विशाल गोले की तरफ लपका। क्या ये लड़का पागल हो गया है? इस हमले का आमने सामने मुकाबला करना क्या उस अपनी जान प्यारी नहीं? कोई मरने वाला है। दर्शक हैरान थे। दोनों पक्ष टकराए। मांस के गोले की चाल तुरंत धीमी हो गई, जबकि फैंग युआन हवा में उड़ गया और फिर भरी आवाज के साथ जमीन पर गिरा। देखो, ये होता है जब तुम खुद को ज्यादा समझते हो। ये लड़का मारा नहीं। फैंग युआन ने अपने होनों के किनारे से खून के धब्बे पोंछे और उछल कर खड़ा हो गया। विशाल गोला फिर से फैंग युआन की तरफ लपका। फैंग युआन ने एक जोर का ठहाका लगाया और फिर से चार्ज किया। थंप। एक भरी आवाज हुई और फैंग युआन फिर से हवा में उड़ गया। थर्ड। एक बार फिर हवा में। थर्ड। एक बार और हवा में। इस मैच का फैसला हो चुका है। फैंग झेंग के पास भले हाई ऑल आउट एफर्ट गू हो, लेकिन बदकिस्मती से वो एक ऐसे दुश्मन से मिल गया है जो यूज काउंटर करता है। किसी ने फैंग युआन की बदकिस्मती पर खुश होते हुए टिप्पणी की। जुबा के किलर मूव को हराना मुश्किल है। जैसे जैसे उसकी लुढ़कने की गति बढ़ती है, उसकी टक्कर की शक्ति भी मजबूत होती जाती है। असल में फैंग झेंग का तरीका सही था, जुबा के मोमेंटम को तुरंत रोकना। लेकिन जिस तरह से उसने इसे करने का चुनाव किया, वो बहुत जबरदस्ती वाला था। एक और दर्शक ने आप भरते हुए सिर हिलाया। मैंने ऐसा बेवकूफ आदमी कभी नहीं देखा। इस तरह जुबा से टकराने का चुनाव करना, ज्यादातर शक्ति काउंटर शॉक के रूप में उसी को वापस मिल रही है। एक और दर्शक ने टांस कसा। ये लड़का अब और नहीं उठ पाएगा। वो सच में उठ गया। फैंग युआन बार बार हवा में फेंका जा रहा था, लेकिन हर बार खड़ा भी हो रहा था। उसकी चोटें हल्की नहीं थी, लेकिन सेल्फ रिलायंस गू यूज जबरदस्त टिकने की शक्ति दे रहा था। अभी भी इतना जिद्दी, तो मारो। जुबा ने गुस्से में दहाड़ लगाई और जोर से फैंग युआन से टकराया। वर्टिकल क्रैश गू। फैंग युआन ने अपनी लड़ाई की रणनीति नहीं बदली। एक सुअर का फैंटम उसके सर के ऊपर चमका। दोनों पक्ष उल्का पिंडों की तरह टकराए। लेकिन इस बार फैंग युआन हवा में नहीं फेंका गया, बल्कि उसकी मुट्ठी मांस के गोले में गहरी धंस गई। बल्कि ये मांस का गोला था जो जोर से हिला, जैसे धार की ओरा बेकाबू होकर फैंग युआन को एक काले झरने की तरह काट रही थी। फैंग युआन को बुरी तरह हवा में फेंका गया, जैसे धार की ओरा पूरी तरह से खर्च हो गई हो। कैनपी गू को भारी नुकसान हुआ। सफेद रोशनी का कवच कमजोर तरीके से चमका और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। फैंग युआन का पूरा शरीर खून से नहा गया था। उसके शरीर के सभी हिस्सों पर गहरी और लंबी चोटें थीं, जैसे कि उस अनगिनत तेज चाकुओं से काटा गया हो। वो बाइनिंग बिंग जैसा नहीं था जिसके पास उसकी आइस मसल्स का डिफेंस था, लेकिन फिर भी उसके शरीर के टेंडन्स ज्यादातर सलामत थे और उसकी हड्डियों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। सेल्फ रिलायंस गू। फैंग युआन ने यूज एक्टिवेट किया और उसका खून बहना तुरंत रुक गया,
नया मांस बढ़ने लगा और घाव भरने लगे। लेकिन उसके टेंडेंस की रिकवरी थोड़ी धीमी थी। बाइनिंग बिंग की एज चमकी जब वो अंदर ही अंदर विश्लेषण कर रही थी। कैनपी गू के बिना फैंग युआन के लिए इस लड़ाई को सिर्फ सेल्फ रिलायंस गू की रिकवरी पर निर्भर रहकर जीतना मुश्किल होगा। ठीक उसी समय फैंग युआन के चारों तरफ सुनहरी रोशनी की किरणें चमकी। रोशनी घनी हुई और एक हल्के कवच में बदल गई, गोल्डन शील्ड गू। इस लड़के के पास काफी डिफेंसिव गू हैं। पहले कैनपी गू था और अब गोल्डन शील्ड गू है। दोनों हाई रैंक 3 के बेहतरीन डिफेंसिव गू हैं। ये लड़का अमीर है। गोल्डन शील्ड गू को कैनपी गू के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ये हमेशा फैंग युआन के अंदर स्टोर रहता था और अब ये पहली बार सामने आया था। बाइनिंग बिंग थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई और फिर होश में आई। उसने कई नए गू वॉर्म्स हासिल किए थे। फैंग युआन ने भी जरूर वैसा ही किया होगा। फैंग युआन के लिए गोल्डन शील्ड गू कैनपी गू से थोड़ा बेहतर था क्योंकि ये उसके स्ट्रेंथ पथ के तरीकों के लिए ज्यादा उपयुक्त था। भले ही तुम्हारे पास गोल्डन शील्ड गू हो, नतीजा वही रहेगा। जू बा की गहरी आवाज मांस के गोले के अंदर से आई। मांस का गोला फैंग युआन की तरफ बढ़ा, उस फिर से हवा में फेंक दिया। मैं कितनी बार कहूं तब तुम समझोगे? तुम मुझे हरा नहीं सकते। अगर तुम जारी रखोगे तो तुम सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाओगे। जू बा ने आह भरी। बहुत हुआ, कब तक एक्टिंग करते रहोगे? फैंग युआन उठ खड़ा हुआ और अपने होठों पर लगे खून के धब्बे पोंछे। दूसरों को उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस जीत अपनी तरफ इशारा करती दिख रही थी। वक्त आ गया था। फैंग युआन ने अपनी ऊन झुका ली, अपनी पुतलियों को ढक लिया जो एक तेज रोशनी से चमक रही थी। चार्ज! वो फिर से सीधा चार्ज कर गया। न शुक्रे लड़के, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हमारे बीच असली फर्क क्या है। जू बा उसकी तरफ लुढ़क पड़ा। हॉरिजॉन्टल चार्ज गू। फैंग युआन ने अचानक हॉरिजॉन्टली चार्ज किया और बच निकला। वर्टिकल क्रैश गू। 50 कदम चार्ज करने के बाद उसने तेजी से अपनी दिशा बदली और चार्ज किया। हाओ! टक्कर से कुछ पाल पहले उसने ऑल आउट एफर्ट गू एक्टिवेट किया। एक भूरा भालू का फैंटम चमका। इस हमले के नीचे मांस के गोले की खाल और मांस नदी की लहरों की तरह बार बार मुड़े और काउंटर शॉक को फैंग युआन की तरफ वापस भेजे दिया। फैंग युआन कुछ कदम पीछे धकेला गया और फिर से आगे बढ़ा। उसने मांस के गोले के चारों तरफ घूमते हुए हिंसा से भरे हमले किए। उसके सारे घूंसे और लाते अलग अलग इलाकों पर लक्ष्य थे। इसने जू बा के लिए बचाव करना बहुत मुश्किल कर दिया। अभी फैंग युआन के हमले पहले से कहीं ज्यादा भयानक थे। जू बा अपने गू वॉर्म्स को पागलों की तरह कंट्रोल कर रहा था जब तक कि वो उस संभाल नहीं पाया। मांस का गोला पागलों की तरह कांप रहा था, लेकिन इस बार वो थोड़ी सी भी शक्ति काउंटर शॉक के रूप में वापस नहीं भेजे पाया। हाओ! जू बा बेहद गुस्से में था। उसने अपना मांस का गोला रूप रद्द कर दिया और अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। ब्लेड ऑरा फिर से बनी और फैंग युआन की तरफ उड़ी। फैंग युआन इस पर बहुत खुश हुआ। जू बा जितने ज्यादा गू इस्तेमाल करेगा, उसके लिए उन सबको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा। जू बा का दिमाग पहले ही गड़बड़ में था। उससे पहले जो दुश्मन माइल्ड, वो कुछ ही वार में हार मान लेते थे। यहां तक कि जो दृढ़ निश्चयी, वो भी जू बा के लुढ़कने वाले हमले का अनुभव करने के बाद अपनी लड़ने की हिम्मत खो देते थे। लेकिन बदकिस्मती से उसकी मुलाकात फैंग युआन से हुई। इस दुनिया में कई तरह के मर्द थे। कुछ अपने परिवार से प्यार करते थे और कुछ की ऊंची महत्वाकांक्षाएं थी। उनमें से एक तरह का मर्द था, जब उसके पास एक साफ लक्ष्य और महत्वाकांक्षा होती है तो यूज रोका नहीं जा सकता, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। फैंग युआन ऐसा ही आदमी था। कोई उस रोक नहीं सकता था, सिर्फ इस जूबा की तो बात ही क्या। होस फैंटम। वर्टिकल क्रैश गू। उसकी गति अचानक बढ़ गई। तेजी से 50 कदम चार्ज किया। घोड़े की शक्ति ने उसकी गति को सूअर की शक्ति से 30% ज्यादा बढ़ा दिया। घोड़े के खुर जमीन पर पड़े और तेजी से आगे बढ़े। जू बा ने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग युआन के पास अभी भी ये ट्रम्प कार्ड होगा और तैयार ना होने के कारण उसकी ब्लेड ऑरा फैंग युआन के पीछे हवा में लगी। जहां तक फैंग युआन की बात है, वो पहले हाई जू बा के आगे था। वहां कोई शब्द नहीं थे, बस एक घूंसा। ये घूंसा अत्यंत शक्तिशाली था, उसके आसपास की हवा को भी फाड़ दिया। घूंसे से मिले भरी रिकॉइल ने फैंग युआन के पैरों के नीचे की पत्थर की टाइल्स को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया और पूरे स्टेज को हिला दिया। जू बा की चर्बी घूंसे की शक्ति को अपने शरीर में फैलाने के लिए जोर से कानपी और फिर यूएस शक्ति का 80% फैंग युआन को वापस भेजने की कोशिश की। लेकिन फैंग युआन ने तुरंत एक और घूंसे से हमला किया। जू बा का शरीर विशाल था और एजिलिटी में कमजोर था। घूंसा निर्दयता से उसके शरीर पर लगा। मेन काउंटर शोक।
जूबा ने अपनी ऊँट चौड़ी कर ली जब उसने अपने शरीर में कई गू को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसने अभी अभी ब्लेड और गू को मैनिपुलेट करने के लिए अपना पूरा ध्यान लगाया था, और अब वो एक ही समय में दूसरे गू को एक्टिवेट कर रहा था। अगर वो पीक कंडीशन में होता तो ठीक होता, लेकिन अभी उसका दिमाग गड़बड़ में था और उसकी मानसिक स्थिति पहले ही इतने लंबे समय तक सभी गू को मैनिपुलेट करने के कारण कमजोर हो चुकी थी। एक कमी दिखाई दी। जूबा के शरीर पर जो चर्बी पानी की लहरों की तरह हिल रही थी, वो रुक गई। उसका डिफेंस टूट गया। वो अभी भी फैंग युआन की पिछली शक्ति को फैला रहा था और इसलिए यूस इस घूंसे को सख्ती से सहना पड़ा। एक तेज दर्द ने यूएस पर हमला किया, जिससे उसका सिर घूमने लगा। फैंग युआन के घूंसे की शक्ति को फैलाने की प्रक्रिया टूट गई। 80% शक्ति उसके शरीर के सभी हिस्सों में फट गई। बैकलैश। अस्पताल में तेज दर्द के कारण जूबा का दिल अचानक रुक गया। फैंग युआन की भयानक निगाहें चमकी। वो इस पल का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसने इसे जबरदस्ती बना ही लिया। मौके का फायदा उठाओ और वार करो। घूंसे हवा की तरह बरसने लगे। भालू का फैंटम, सूअर का फैंटम, मगरमच्छ का फैंटम और घोड़े का फैंटम हवा में बारी बारी से चमके। हवा सरसरा रही थी, जानवरों के फैंटम दहाड़ रहे थे। सुनहरा कवच फैंग युआन के पूरे शरीर को ढके हुए था जब उसके घूंसे बेजोड़ उग्रता के साथ फट रहे थे। सबके हैरान नजरों के नीचे विशाल जूबा को बौने फैंग युआन द्वारा पीछे हटने और दर्द में चिल्लाने पर मजबूर किया जा रहा था। लेकिन जूबा का अत्यंत मोटा शरीर यूज एक पंचिंग बैग बनने पर मजबूर कर रहा था। फैंग युआन का जोश लगातार बढ़ रहा था। उसकी अटल उग्रता ने सभी दर्शकों में एक एहसास पैदा किया कि इस व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। तेज दर्द एक सुनामी की तरह हो पड़ा और जूबा के सिर पर टकराया, लगभग उसकी चेतना को डुबा ही दिया। उसके विचार गड़बड़ में थे और उस अपने गू को एक्टिवेट करके अपने डिफेंस को बढ़ाना और भी मुश्किल लग रहा था। फैंग युआन ने मजबूती से ऊपर का हाथ पकड़ रखा था और जूबा की आंखों का सफेद हिस्सा दिखने लगा था। ये कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ये साफ तौर पर। क्या फैंग झेंग उसके बारे में सही था? दर्शक शोर मचा रहे थे। उनकी स्थिति का चौंकाने वाला उलट फेर ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया था। चैप्टर एंड।